श्री अभिनेश महर्षि जी। नमस्कार माननीय मुख्यमंत्री महोदय और बाकी सभी नेताओं को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत विस्तार से सब बातें बताई हैं। सबसे पहले माननीय गुलाब जी भाई साहब ने जिस तरह से पूरे मुद्दों को आपके सामने रखा और आपसे उम्मीद की कि उन मुद्दों पर आप तुरंत प्रभाव से कार्यवाही करेंगे, उसी संदर्भ में सबसे पहले मैं प्रवासी लोगों के बारे में जो बहुत चिंता सब लोगों ने की है, मेरी भी चिंता बहुत ज़्यादा है। मैं सोचता हूं कि प्रवासी लोगों के बारे में जितना भी कोई भी आप डिसीजन लें, चाहे भारत सरकार के साथ में मिलकर के लें, चाहे राज्य सरकार डिसीजन ले, लेकिन जितना भी आप डिसीजन लें उसको प्रेस नोट के जरिए स्पष्ट रूप से बताने की कृपा करें। और वो ऐसा प्रेस नोट और ऐसी प्रेस विज्ञप्ति जानी चाहिए जिससे उन प्रवासी लोगों के पास में स्पष्ट निर्देश जो आपके द्वारा जारी किए गए हैं वो सब चले जाएं, जिससे लोग बाग जो भ्रमित हो रहे हैं, ऐसा भ्रम की स्थिति जिससे लोग रवाना होकर के बॉर्डर लाइन तक आ गए, बॉर्डर पर आ गए और फिर उनको वहां 3-3, 4-4 दिन तक जो रहना पड़ा वो बहुत दुखदाई था। वीडियो देखा, उस वीडियो के अंदर 9 माह की गर्भवती बहन पुकार रही थी कि मैं कहां जाऊं। निश्चित रूप से छोटे छोटे बच्चे भी थे। तो ऐसी स्थिति में अब जो भी आप निर्णय लें, वो निर्णय आज ही, मेरी प्रार्थना है कि आज ही आप उसको स्पष्ट रूप से सब अखबारों के अंदर, चाहे विज्ञप्ति देनी पड़े, चाहे एडवर्टाइजमेंट देना पड़े, लेकिन वो पॉलिसी इन लोगों के सामने जारी होनी चाहिए। दूसरी, मैं सबसे एक छोटे छोटे जो दुकानदार हैं उन लोगों की पीड़ा भी बहुत गंभीर है। निश्चित रूप से उद्योग, बड़े उद्योगों के अंदर जो श्रमिक कार्य करते थे, वो श्रमिक जब बाहर चले गए, अब वो श्रमिक अपने गांव में जाकर के उनके पास में कोई रोजगार नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति में वो श्रमिक के पास में कैसा रोजगार होगा, वो क्या काम करेगा, ये भी हमें चिंता करने की आवश्यकता है। वहां पर चाहे उनको मनरेगा से जोड़े, चाहे अन्य कोई कार्य उनको दे करके उनको बिजी रखें, क्योंकि अब वो अपने स्टेट में लौटने के बाद में वापस वहां तक जाने की स्थिति में नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में जो छोटे छोटे दुकानदार हैं या कामगार लोग हैं, जैसे नाई की दुकान का काम, सैलून करने वाले, हलवाई का काम करने वाले, बढ़ई का काम करने वाले या अन्य कामगार लोग हैं, उन सारे कामगार लोगों को भी कोई ऐसा आर्थिक पैकेज हमें निश्चित रूप से सोचना चाहिए जिससे हम उनकी मदद कर सकें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इसके बाद में पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा और चिकित्सा ये महत्वपूर्ण भाग है हमारे जीवन के। अब पानी की चिंता हमको, गर्मी आने वाली है, मैं चूरू जिले से आता हूं। चूरू जिले के अंदर पानी की गंभीर समस्या, और मेरे विधानसभा क्षेत्र के अनेक ऐसे गांव हैं जिनमें खारा पानी है। पानी की बहुत समस्या गंभीर है। उसमें हम बात करते हैं एक्सीएन से, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर से, तो वो हम लोगों को ये कहते हैं कि ये कुआं हमारे पास में नहीं है, ये हमारे पास में नहीं है, ये उसके तहत चला गया। माननीय बीडी कल्ला जी, जिनके पास में सारे विभाग हैं, उनको कम से कम ये एक अधिकारियों से मीटिंग लेकर के, जो गर्मी का समय आने वाला है उसमें पानी की जितनी गंभीर समस्या है उसको चिंता करने की आवश्यकता है। पानी का लेवल नीचे चला गया, वहां पर बोरवेल खत्म हो गए, तो बोरवेल नए बनवाने हैं, कितने बनवाए हैं, मोटर खराब होगी, एक दिन मोटर खराब हो जाए उसके बाद में 6-6 दिन तक पानी की समस्या से जूझना पड़ता हमको। ऐसी स्थिति में मेरा पुनः आपसे निवेदन है कि पूरे राजस्थान में एक बार को 50-50 लाख रुपए दिए हुए हैं कंटिजेंसी प्लान के लिए। साहब, मेरी बात को उसके बाद में आप बात बता देना, मेरा निवेदन सुन लो। हाँ बोलिए। दो बात मैं गंभीर बिंदु उठाऊंगा, लेकिन उसमें बीच में एक बार मैं माफी चाहते हुए कहता हूं, जी मेहरबानी। उसमें बिजली, दूसरा, मैंने जब आपने टेलीफोन करके जब पूछा था तो मैंने ये बात कही थी कि आपने 2 महीने का जो बिजली और पानी के बिल को आगे बढ़ाया है, ये तो ठीक है, लेकिन आज इस लॉकडाउन के अंदर कोई भी मध्यम वर्गीय या गरीब व्यक्ति या उससे बड़ा भी आदमी इस स्थिति के अंदर नहीं है कि वो बिजली और पानी के बिलों को जमा करा सके। मुझे मालूम नहीं, सरकार आप चलाते हैं, कहां से पैसा आएगा, लेकिन ये निश्चित रूप से जनता की आवाज है, आम आवाम की आवाज है कि ये 3 महीने का जो लॉकडाउन का पीरियड अभी चला है, इसको 3 महीने का बिजली और पानी के बिलों को माफ करना चाहिए मुख्यमंत्री जी। इसके बाद में हम स्कूल के अंदर दिया, सिद्धि कुमारी जी ने बहुत अच्छी बात उठाई थी कि हमारा शिक्षा का जो ढांचा है वो चरमरा गया है। आज हम क्या व्यवस्था करें कि हमारे बच्चे सही समय का सदुपयोग करते हुए आगे इस शिक्षा को बढ़ाए। ऐसी स्थिति में आप प्राइवेट स्कूल से बात कीजिए, चाहे सरकारी स्कूलों को आप करिए, जो बच्चे हमारे मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे पढ़ते हैं वो फीस देने में सक्षम नहीं है उनके माँ बाप,
ऐसी स्थिति में उनके फीस के बारे में भी बात करना चाहिए। जो गंभीर मुद्दा किसानों का है, 2% टैक्स लगा दिया, 1.3%, 1.6% था और उसको 3.6% हमने कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये 100 गुना से भी ज्यादा एक साथ बढ़ गया, ये 2% की बात नहीं है। मेरे रतनगढ़ से मुझे एक ज्ञापन मिला, हमारा इंडस्ट्रियल एरिया बंद हो गया, हमारी मंडियां बंद पड़ी हैं, लोगों ने हड़ताल कर दी है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि मंडियों से जुड़ा हुआ सारा का सारा मामला है। उद्योग धंधे जुड़े हुए हैं, जितने भी छोटे उद्योग धंधे हैं या बड़े उद्योग धंधे हैं, इससे प्रभावित होते हैं। इसलिए ये इतना बड़ा भार है कि ये आम आदमी सहन करने की स्थिति में नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इसके ऊपर हमें निश्चित रूप से जल्दी ध्यान देने की आवश्यकता है। एक मैं बात और कहना चाहता हूं कि जो गरीब व्यक्ति हैं, उन गरीब लोगों का तो भामाशाह लोगों ने भी ध्यान रखा, हम लोगों ने भी ध्यान रखा, आपने और राज्य सरकार, केंद्र सरकार, सबने ध्यान रखा। लेकिन जो मिडिल क्लास का व्यक्ति है, जो कहीं भी किसी से नहीं जुड़ा हुआ, वो व्यक्ति कहां जाए? आज वो कमा करके खाता था, ऐसी स्थिति के अंदर न तो वो कहीं मांगने की स्थिति में है और न वो ऐसी स्थिति के अंदर है कि अपने परिवार को चला सके। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उसके अंदर भी ध्यान देते हुए कार्य करें। एक मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैंने एक चिट्ठी पढ़ी, मेरे पास में एक आदेश आया जिसके अंदर जो राहत सामग्री बांटने का काम करने के लिए आपके यहां से एक डिप्टी सेक्रेटरी के यहां से आदेश निकला। उस आदेश में आपने 2 कांग्रेस के वर्कर्स की ड्यूटी लगा दी कि राहत सामग्री बांटने में वो 2 कांग्रेस के वर्कर्स हेल्प करेंगे कलेक्टर की। मेरे पास में उस ऑर्डर की कॉपी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, सामाजिक संगठन काम करते थे, उनको भी जोड़ लेते, या जो दूसरी पार्टी के लोग बाग हैं उनको भी जोड़ लेते। कौन जो हर विधानसभा क्षेत्र मेरे विधानसभा क्षेत्र के आपके नहीं हो। हाँ ठीक है, मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर 2 व्यक्तियों के नाम गए थे, मेरे पास में वो ऑर्डर है, मैं वो ऑर्डर की कॉपी भेज दूंगा। ऐसी ऐसा कोई ऑर्डर निकला ही नहीं है, राजस्थान से नहीं निकला कोई ऑर्डर। राजस्थान सरकार के, ठीक है, आपने ये कहा, अच्छी बात है। इसके अंदर मैं एक गुजारिश ये करना चाहता हूं कि इसके अंदर जो वॉलेंटियर्स काम करते हैं, जो स्वयं सेवक काम करते हैं, जो स्वयं अपनी तरफ से जो काम करते हैं, उन लोगों को भी प्रोत्साहित करके मैं भामाशाह लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंदर करीब 50 लाख रुपए से ज्यादा की राहत सामग्री। बहुत धन्यवाद आपका, अच्छे पॉइंट रखे सर। एक मिनट के लिए नहीं सर, मेरी एक बात और है। ये जो एक जिले से दूसरे जिले में जाने के पास की जो बाध्यता है, इसके अंदर संबंधित थाने हो गया भाई, बार बार क्यों कह रहे हो गया। एक शराब के ऊपर सर 100% टैक्स बढ़ा दीजिए, शराब के ऊपर टैक्स बढ़ा दो, बाकी लोगों के अंदर दे दो, जिससे लोगों को रहे 70% बढ़ाया, उससे 100%, 200% कर दो। शराब से कोई आदमी मरने वाला तो है नहीं। ऐसी स्थिति के अंदर लोगों का भला हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। धन्यवाद आपका। नरेंद्र बुढ़ानिया जी, बोलिए आप। नमस्कार मुख्यमंत्री जी। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपका धन्यवाद करता हूं कि आज आपने सारे जनप्रतिनिधियों को बुलाया, उनसे बात की और मुझे भी मौका मिला है आपसे बात करने का, चूरू जिले की जो समस्याएं सामने आ रही हैं उनको बताने की। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि चूरू जिले के अंदर हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा काम हो रहा है। हमारा प्रशासन और इस कोविड-19 में जो लोग काम में जुटे हुए हैं, वो सब बहुत ही मेहनत के साथ काम कर रहे हैं और हम सब कार्यकर्ता, सब जनप्रतिनिधि, हम उनका स्वागत करते हैं और स्वागत कर रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके कुशल नेतृत्व ने और आपका जो अभी पूरी टीम आपकी है, चाहे वो प्रदेश स्तर पे है, चाहे वो जिला स्तर पे है, वो बहुत अच्छा काम कर रही है और इसी की वजह है कि आज राजस्थान का नाम पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में लिया जा रहा है कि राजस्थान में जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हुई हैं। और मुख्यमंत्री जी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैं सुबह से आज देख रहा हूं सबको कि कोविड-19 की चिंता तो कम है, अभी ज्यादा चिंता है प्रवासी लोगों की। कोविड-19 सेकेंडरी हो गया, वो इसलिए हो गया कि आपका कुशल नेतृत्व, आपने जो कदम उठाए उन कदमों का ये परिणाम सामने है। ये सही बात है कि प्रवासी लोगों की बड़ी भारी समस्या है और हम चूरू जिले के लोग तो ज्यादातर बाहर ही रहते हैं। हमारे तो कलकत्ता, बंबई, बेंगलोर, चेन्नई, अहमदाबाद, सूरत, सब जगह आपको मालूम है हमारे सब लोग
आप जब भी जहां जाते हैं आपसे मिलते हैं, आपसे जो है वो आपसे मीटिंग करते हैं, आपसे बहुत प्रभावित है। आज वो लोग आना चाहते हैं। वो क्यों आना चाहते हैं? एक आदमी वहां सेटल्ड है, उसके पास मकान भी है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन आना चाहता है क्योंकि उसके दिल में बैठ गई है कि पता नहीं कोरोना कितना लंबा चलेगा, पता नहीं ये काम धंधा शुरू होगा कि नहीं होगा, इसलिए हम घर जाएं। तो एक ये बड़ी समस्या है, इसको बहुत ही हमें सावधानी से निपटना पड़ेगा। आज जो प्रवासी लोग हैं, मेरे पास कई जगह से फोन आए, कुछ लोगों के पास अपना साधन है, वो अपना साधन करके आ सकते हैं। कुछ लोग ग्रुप हैं ऐसे 10-10 के, 20-20 के, 30-30 के, जो वहां से अपनी खुद की बस करके किराए पर उससे आना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को हमको प्रायोरिटी देनी चाहिए। दूसरा, जो हमारे जो टूरिस्ट हैं, जो है अचानक थोड़े समय के लिए काम करने गए हैं, उनको भी हमको लाना जरूरी है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि बहुत से लोग हैं जो आपकी तरफ भी देख रहे हैं कि सरकारी साधन से हमको घर पहुंचेंगे, इसलिए आप जो है सबसे बड़ी सुविधा है ट्रेन की। इसलिए बड़ी बड़ी जगह दूरियां हैं, जैसे मुंबई है, बेंगलोर है, अहमदाबाद है, चेन्नई है, यहां से आप जो है गाड़ियां, आप जो ट्रेन चलवाएंगे तो लोगों को इसका लाभ मिलेगा, आने में हमारी आसानी रहेगी। मुख्यमंत्री महोदय, मैं एक बात बहुत ही मेरे मन की बात बताना चाहता हूं कि आपको यह निश्चित कर लेना चाहिए कि मैं जो प्रवासी आएगा, चाहे वो शहर में हो चाहे गांव में हो, उसका 14 दिन घर से बाहर क्वारंटाइन किया जाएगा। ये आप निर्णय लेंगे तो मैं समझता हूं कि वही लोग आएंगे जिनको आने की आवश्यकता है। मैंने देखा है बहुत से लोग जो शादी ब्याह में नहीं आते, वो अब आ रहे हैं कि राजस्थान सुरक्षित है इसलिए राजस्थान चलो, और लोग हर रास्ते से आ रहे हैं। जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, नहीं तो आज हम जिस प्रकार से सुरक्षित हैं, आज जो बाहर से जो चीज आएगी वही हमारे पास आएगी। अब जैसे चूरू के अंदर हम ग्रीन जोन में थे, बड़े खुश थे, लेकिन अचानक जो है बाहर से आए लोग और 2 लोग जो है पॉजिटिव निकल गए, हम फिर वापस जो है दूसरे जोन में चले गए। तो हमको ये तय करना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि गांव में लोग बहुत सतर्क हैं। शहर की बात मैं कम करता हूं, गांव की बात ज्यादा कर रहा हूं कि गांव में लोग सतर्क हैं, ग्राम पंचायतें सतर्क हैं। वहां लोगों ने चंदा कर रखा है कि बाहर से आएंगे वो स्कूल में रखेंगे, उनकी साल संभाल रख रहे हैं सारी फैसला। इसलिए आप ये फैसला लें कि जो आएगा उसको क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। मैं एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं मेरे घर की बात। मेरे भाई साहब के बच्चे को लाना था, तो मैंने कहा कि उसको 14 दिन घर से बाहर क्वारंटाइन करना पड़ेगा, तो बुलाऊंगा, अदरवाइज नहीं बुलाऊंगा। उनका मैं नहीं बुलाना चाहता। तो आज इसलिए क्वारंटाइन करना जरूरी है राजस्थान के लिए और हम सब के लिए। इसके बाद मैं कहना चाहता हूं सर, ये जीवन पटरी पे लाना बहुत जरूरी है। और ये पटरी से आज जो सिस्टम बन गया, जो हम देख रहे हैं, साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं जो हमें बात कह रहे हैं, हमें कोविड के साथ रहना पड़ेगा, इसको ध्यान में रख के आगे जीवन जीना पड़ेगा। इसलिए ऐसा माहौल बनाना जरूरी है। इस माहौल में बनाने के अंदर आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, आपकी सारी टीमें बहुत अच्छे से काम कर रही हैं, लेकिन और अपने को करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री महोदय, हमारा राजस्थान किसान बाहुल्य है। राजस्थान का किसान आपकी तरफ देख रहा है और आम किसान बोल रहा है कि मुख्यमंत्री जी, आप आदेश करेंगे, हम जो है हमारे खेत का सारा सामान गरीबों में बांट देंगे। आज सारा किसान ये कह रहा है। इसलिए आज हमको पहली आवश्यकता है कि किसान की मदद करना। आज जो है बुआई का टाइम आ रहा है, उसको खाद मिलनी चाहिए, समय पर उसको बीज मिलना चाहिए, और यदि बीज की आवश्यकता है, खरीदने की भी आवश्यकता है। आज किसान के पास में पैसा नगद नहीं है, तो उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री महोदय, नरेगा के अंदर जो है, मनरेगा एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है, और इसमें जो है अपने को पक्के काम हाथ में लेने चाहिए। इसमें पक्के काम हाथ में लेने चाहिए, सड़क के, नहर के
ऐसे काम हमने हाथ में लेने चाहिए। उसके बाद में फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा की तरफ मैं कहना चाहता हूं, लोग आज भी मांग कर रहे हैं कि 2018 की फसल बीमा का क्लेम हमें नहीं मिला। तो ये जिम्मेदारी आपको फिक्स करनी होगी। आपको जो है ये जिम्मेदारी कहीं बैंक के लेवल पे जो है गड़बड़ हो रही है या कहीं और गड़बड़ हो रही है, इसकी जिम्मेदारी आपको फिक्स करनी होगी। मुख्यमंत्री महोदय, छोटे छोटे उद्योगों को चालू करना बहुत जरूरी है। मध्यम वर्ग के लोग जो आज हमेशा छोटे छोटे काम करके अपना गुजारा करते हैं, उन लोगों के पास में बड़ी जगह आगे होगी उनके सामने। आज ऑटो सेक्टर है, आज ऑटो सेक्टर में लाखों लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आज सब घर बैठे हैं। उनके पास खाने की समस्या आ गई है। सर, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ये छोटे उद्योगों को हमको ध्यान रखना चाहिए, ये ऑटो सेक्टर जैसे कामों को हमको चालू करना चाहिए। और जो बात जो है सर, हम लोग रेगिस्तान के हैं, पीने के पानी की कमी रहती है, इस पे आप विशेष ध्यान देंगे, आप दे रहे हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। बिजली की कटौती और पानी का आप विशेष ख्याल रखें। एक बार मुख्यमंत्री जी, मैं दिल से चूरू जिले की तरफ से, तारानगर विधानसभा क्षेत्र की तरफ से मैं एक बात आपको और कहना चाहता हूं, हमने हर गांव में 5 लोगों की एक टीम बना रखी है और वॉर रूम का नाम दिया हमने उसको। उस वॉर रूम के सदस्यों के टेलीफोन नंबर और उनका सारी चीजें हमने प्रकाशित की है सार्वजनिक रूप से। वो टीम हमारे को हेल्प करती है, रोजाना की समस्याओं से अवगत कराती है। जहां खाना नहीं है वहां खाना पहुंचाने का काम वो टीम करती है। उस टीम के अच्छा काम किया, धन्यवाद आपका, फिर एक बार स्वागत। मुख्यमंत्री महोदय, एक मिनट और लेना चाहता हूं, यदि आप दें तो प्लीज। बताइए, बोलिए। ये अस्पताल में कोविड-19 की तरफ पूरा का पूरा ध्यान चला गया, बाकी सब बीमारियों को देखना लोगों ने बंद कर दिया, ओपीडी बंद हो गई। मेरी प्रार्थना यह है कि ये कोविड-19 वाले केसेस बहुत ज्यादा नहीं है, उनको दूसरी जगह, एक जगह शिफ्ट करके बाकी सारी जितनी पीएचसी, सीएचसी, डिस्पेंसरीज हैं, उन सबको तुरंत प्रभाव से चालू किया जाना चाहिए, जिससे दूसरे लोग जो इन अलग बीमारियों से चालू ही है भैया, तुम तो समझदार आदमी हो। नंबर 1 चालू है, लेकिन नहीं 422 गाड़ी अलग लगाई है, मोबाइल लगाए हैं। ये जो आप कह रहे हो, ये बड़े बड़े शहरों में भी शिकायत आ रही थी, उनको ठीक किया गया है। प्राइवेट बड़े बड़े अस्पताल उनको पाबंद किया गया है। फिर भी कुछ कमी रहती होगी, मैं मानता हूँ इस बात को। हाँ, वो जो कमी, एक दूसरा जो चिकित्सा कर्मियों की भर्ती में अभी और चिकित्सकों के स्थान खाली हैं, उनको तुरंत प्रभाव से भरने की कृपा करें, ये मैं निवेदन विशेष रूप से कहना चाहता था। एक गौशालाओं में जो अनरजिस्टर्ड गौशालाएं हैं, बहुत हो गया भंवरलाल सर, शर्मा जी। एक पॉइंट गौशालाओं का बहुत इंपॉर्टेंट है। गौशालाएं जो अनरजिस्टर्ड हैं, लेकिन गांव के लोग बहुत हजारों की तादाद में गायों को पाल रहे हैं, उनको विधायक कोटे से उनको पैसा देने की परमिशन दिला दीजिए, जिससे गौवंश को बचाया जा सके। ये मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।